इंडिया यूके बेसिकली अपने टाइज को अपग्रेड करने की बात कर रहा है. इंडिया हैज इनवाइटेड the Prime Minister of United Kingdom as a chief guest on the upcoming Republic Day of India, and from that this particular article has been taken. और यहीं से इंडिया ब्रिटेन की, इंडिया यूके की बेसिकली रिलेशन, बायलैटरल रिलेशन की हम बात करेंगे. तो इंडिया यूके रिलेशंस में यू डेफिनेटली कैन स्टार्ट ऑफ with our historic links basically with the United Kingdom, because we were a colony of British power or the British for around 200 years. तो हम एक उनकी कॉलोनी थे. so we are well acquainted with their process, their administration, their language, their religion, their culture, and they also are well acquainted with our culture, with our religion, with our territory, with our needs, with our requirements. तो हम दोनों एक दूसरे को बेसिकली बहुत अच्छे से जानते हैं, and we know this from the historic times. So this is how you can basically start the India-UK relations. India-UK relations को मैं आगे प्रोसीड करूं उसके पहले मैं आपको उसका क्रक्स बताना चाहता हूं, ताकि आप इस रिलेशन को बेसिकली अंडरस्टैंड कर पाए. जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊं उनको आप एक्सट्रीम में न लेके जाएं. इंडिया यूके रिलेशंस में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है. these countries have enjoyed definitely cordial relations, but the relation between India and UK has never been deep. So the relation has always remained cordial but never deep. This is the crux of India-Britain relations. अब हम जब स्टडी करेंगे तो आपको पॉइंट समझ में आएंगे. सो बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड दैट never we have went to a particular extreme in our bilateral relation. चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो हमारी, या वो साइंस एंड टेक हो. कोई भी डोमेन हो जो एक बायलैटरल रिलेशनशिप में होता है, वी हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड एन एक्सट्रीम विथ ब्रिटेन. यहीं पे अगर मैं फ्रांस का एग्जांपल लूं जो हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस करा था, सो यू विल नोटिस आउट देयर दैट वी हैव बीन एंजॉयिंग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विथ फ्रांस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू एक्सपैंड दैट रिलेशनशिप टू द अदर डोमेन्स एज वेल, like economic domains, trade and commerce domain, culture domain. But we have been enjoying an extreme with the India, between India and France, and that is on the strategic domain. लेकिन ऐसा कोई भी एक्सट्रीम इंडिया और ब्रिटेन के बीच में आपको देखने को नहीं मिलेगा. सो दिस इज एन आयरनी एक्चुअली कि इतने क्लोज रिलेशन, इतने क्लोज एसोसिएशन होने के बावजूद वी टू आर नॉट एबल to come up with certain significant outcome between both the countries or through our bilateral relation. So India Britain कोल्ड वॉर के एरा में मैं बहुत ही जल्दी इसको रैप अप करूंगा. कोल्ड वॉर का एरा, as I already have told you, best time to assess India's relation with any country. So India basically went with NAM and UK went with the US or the capitalist bloc. Point number one. Point number two, along with this, what happened with UK was it lost its hegemony. It's lost its global power status because it was overshadowed by the US after World War II. तो ब्रिटेन जो एक स्टेटस मेंटेन करता था टिल वर्ल्ड वॉर टू, वो स्टेटस एकदम से फेड हो गया and it was overpowered by US and Russia. ये बहुत ही बड़ा रीजन है कि ब्रिटेन चाह के भी कोई एक्सट्रीम पॉइंट नहीं ले पाया हमारे अगेंस्ट, एंड डेफिनेटली देयर वर थ्रेट्स व्हिच वर एसोसिएटेड फ्रॉम द हिस्ट्री एज वेल. तो दो रीजन थे कि ब्रिटेन और इंडिया के रिलेशन कभी भी कोई एक्सट्रीम विटनेस क्यों नहीं कर पाए. पहला, ब्रिटेन अपनी स्टेटस, अपना पावर सडनली उसने लूज करी है आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, एंड there were certainly some strong threats जो ब्रिटेन को अलाउ नहीं कर रहे थे to go extremely against India. But since it was in the capitalist bloc and India was associated with the NAM and was slightly inclined towards the socialist bloc, so Britain at times had to take certain decisions against India. तो पूरे कोल्ड वॉर एरा में यू विल फाइंड यूएस टू बी अगेंस्ट इंडिया, एंड व्हेन यूएस वाज अगेंस्ट इंडिया, सो डेफिनेटली ब्रिटेन विल हैव टू अलाई यूएस और विल हैव टू बी विद यूएस, एंड इन दैट सेंस इट वाज मोर क्लोज टू पाकिस्तान देन इंडिया. सो ड्यूरिंग 1965 वॉर, 1971 वॉर,
ब्रिटेन बेसिकली ब्लेम्ड ऑन इंडिया। तो 65-97 में ब्रिटेन ने इंडिया को ब्लेम करा था बिकॉज ऑफ अगेन दी कैपिटलिस्ट ब्लॉक जो यूएस लीड कर रहा था और यूएस उस वक्त पाकिस्तान का सपोर्टर था। ओके तो ये था हमारा कोल्ड वॉर एरा। कोई मेजर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं है कोल्ड वॉर एरा में। नाउ वी कम अगेन टू दी 2000 टाइम। 2000 अब भाई आप बहुत चीजें समझने लगे होंगे, इतने सारे कंट्रीज हमने डिस्कस कर ली हैं कि क्या क्या मेजर फेज आते हैं जो आपको अपने आंसर्स में लिखने हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। कोल्ड वॉर को आप एक बस अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे और एक्सप्रेस कर देंगे एग्जामिनेशन में, चाहे इंटरव्यू हो या मेंस हो। फिर डायरेक्टली आप आएंगे 90s के बाद जब हमने एलपीजी पॉलिसी का इस्तेमाल किया, हमने अपने आप को लिबरलाइज करना स्टार्ट किया। देन वी बेसिकली वेंट मोर क्लोजर टुवर्ड्स द वेस्ट एंड वी गॉट डिस्टेंस्ड फ्रॉम द सोशलिस्ट ब्लॉक। तो ये एक कॉमन ट्रेंड है, आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो आप 2000 से 2010 के बीच में यू विल सी द अपवर्ड ट्रैजेक्टरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इंडिया ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट करे थे, तो सैंक्शंस लगा दी थे वेस्टर्न ब्लॉक ने इंडिया पे। इसके बाद 2001 से when there was change in the presidency of USA, so since then the sanctions were lifted from India and we went more closer to the western bloc। और इसके बाद से US भी हमारे क्लोज आया and all the allies of US came close to us and so Britain also came close to us। So 2004 was the time when we signed strategic partnership relation or strategic partnership agreement between both the countries। So we provided a status of strategic partnership to the relation between both the countries, and at that time we came out with future areas of convergence। तो 2004 में हमने कुछ एरियाज सिलेक्ट करे थे कि हम इन एरियाज पे काम करेंगे। दोज एरियाज वर सिविल कोऑपरेशन, स्पेस, डिफेंस, टेररिज्म, साइंस एंड टेक, एजुकेशन एंड कल्चर। तो डेफिनेटली हमने कुछ एरियाज में अच्छा काम किया, बट देयर आर सर्टेन एरियाज जो आज हम एक्सटेंड करना चाहते हैं। इसके बाद हमने मल्टीपल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स क्रिएट करे। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स एज इन टू रेगुलराइज और इंस्टीट्यूशनलाइज the engagement between both the countries at the highest level। So annual summits होना start हो गई between both the countries। Regular high level political visits start हो गई, regular high level political visits start हो गई between both the countries after 2004। We came up with certain institutional or institutionalized मैकेनिज्म्स जो इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल मैकेनिज्म्स बताऊंगा मैं आपको, जो याद आपको रह जाए आप वो एग्जामिनेशन में डेफिनेटली कोड करिएगा। So there were institutionalized mechanisms like India UK CO Forum। Now this was for ease of doing business, better trade and commerce between both the countries। Then there was India UK infrastructure group। These were dedicated channels, you can say institutionalized dedicated channels to deal with certain issues। Then we came up with civil nuclear cooperation agreement in 2010। तो मेजर कंट्रीज आपको यही मिलेंगी 2004 से लेके 2012 के बीच में जिन्होंने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन करा है इंडिया के साथ, बिकॉज 1, 2, 3 एग्रीमेंट ऑफ यूएसए वाज साइन एंड वी गॉट वेवर फ्रॉम द एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। And after that, most of the countries came up and signed civil nuclear agreement with us। Most important then is JETCO। JETCO बहुत important है, ये वर्ड आप अगर आंसर में ड्रॉप कर देंगे so your job is done। JETCO basically stands for Joint Economic and Trade Committee, again a dedicated channel to deal with economy or economic relations and trade relations between both the countries, JETCO। We also formed a joint strategic group on multiple things like on antimicrobial resistance। तो ये साइंस एंड टेक में आप बता सकते हैं। These are basically of economy, trade and commerce। इनको आप economy, trade and commerce में ड्रॉप करिएगा। साइंस एंड टेक में हम बात करें अगर तो जॉइंट वर्किंग ग्रुप और जॉइंट स्ट्रेटेजिक ग्रुप ऑन AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ओके, स्ट्रेटेजिक डिफेंस की बात करते हैं अब। इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट्स, स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। इकोनॉमी ट्रेड में एक बायलैटरल ट्रेड भी आप मेंशन कर लीजिए कितना है, ताकि एक ही जगह आपके पास सारा डेटा आ जाए। बायलैटरल ट्रेड बिटवीन बोथ द कंट्रीज एज ऑफ नाउ इज अराउंड $15 billion। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम विद द बायलैटरल ट्रेड।
although it is equivalent to the trade that we enjoy with the France. लेकिन ये जो $15 billion है, it has remained stagnant since 2013 at least. 2013 से ये स्टैग्नेंट है एट $15 billion ओनली. तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे. ठीक है, अब आते हैं हम स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पे. तो स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस में सबसे इंपॉर्टेंट दैट यू आर गोना राइट इज डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी कोऑपरेशन. सो DTICC, Defense Technology and Industrial Capability Cooperation. Now this is under process, still under process, under consultation between both the countries. ये बहुत ही जल्दी फाइनलाइज होने वाला है. और अगर ये विजिट अभी होती है, जो हमने इनवाइट किया है यूके के प्राइम मिनिस्टर को, अगर वो होती है विजिट, सो डेफिनेटली ये वहां पे कंक्लूड कर लिया जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर ऑल्सो इन दी planning to come up with mutual defense logistics support agreement. So like we have with USA LIMUA जिसको हम बोलते हैं, logistics exchange memorandum of agreement. We also have the similar kind of agreement with Japan. तो ये similar kind of agreement हम यूके के साथ भी साइन करने वाले हैं. So ये भी अभी कंक्लूड होना है. We already have this kind of agreement with Japan, USA, Australia and other countries. डिफेंस में देन वी आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स G2G एग्रीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू जेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोपल्शन सिस्टम्स. तो G2G इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज G2G एग्रीमेंट्स, दैट इज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स. जैसे इंडिया कोई भी डिफेंस एक्विजिशन करती है तो वो कोशिश करती है कि वो एग्रीमेंट्स बेसिकली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे हो या इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स हो. ओके, सो G2G यूके प्रेफर नहीं कर रहा था अभी तक, तो ये एक मेजर इरिटेंट बना हुआ था. बट लेटली यूके हैज एक्सेप्टेड फॉर द G2G एग्रीमेंट्स एंड फॉर द ट्रांसफर ऑफ जेट टेक्नोलॉजी. जेट टेक्नोलॉजी में इट विल बी प्रोवाइडिंग टू अस 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी. एज ऑफ नाउ हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं अपनी कंट्री में. So it will be providing us with the 6th generation aircraft technology and propulsion system. तो ब्रिटेन मैरीटाइम अवेयरनेस में, मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी इंडिया के साथ कोलैबोरेट करना चाहता है, जैसे हर कंट्री चाहती है. सो इट इज प्लानिंग to send its aircraft carrier to the Indian Ocean, that is Queen Elizabeth. It will help again for transfer or in transferring technology to India. तो ये इंडिया को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा. इंडिया ऑलरेडी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स अभी डेवलप कर रहा है. 2 इंडिया में एयरक्राफ्ट कैरियर्स अभी डेवलप हो रहे हैं, so that can be used there as well. एक लास्ट चीज आप लिख सकते हैं दैट डिफेंस सेक्रेटरी लेवल टॉक्स हैव बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बिटवीन बोथ द कंट्रीज. वे बैक आफ्टर 2004 ही एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म बनाया गया था जिसमें डिफेंस सेक्रेटरी लेवल पे टॉक्स बेसिकली इंस्टीट्यूशनलाइज कर दी गई थी. ओके, सो वी आर डन विद द डिफेंस. साइंस एंड टेक में आप एक चीज और लिख सकते हैं अबाउट यूके क्लीन एनर्जी रिसर्च सेंटर, R&D सेंटर. ये इंडिया यूके का ज्वाइंट क्लीन एनर्जी रिसर्च सेंटर है. तो एनवायरमेंट में या साइंस एंड टेक में, दोनों में आप लिख सकते हैं बिकॉज R&D ऑल्सो इज इन्वॉल्व आउट हियर. अब एक बार हम एनालाइज कर लेते हैं पूरे रिलेशन को. जो रिलेशनशिप है उसको अपग्रेड करना है फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. नाउ हाउ विल इट be different? So strategic partnership basically अब जब हम किसी कंट्री के साथ conclude करते हैं, so we do it in particular sectors. But when we go for comprehensive strategic partnership, we basically target much larger ambit of sectors, or we basically expand the ambit of engagement between both the countries. तो जैसे फ्रांस के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो यू विल इजीली रियलाइज कि वो स्ट्रेटेजिक टर्म्स में है. लेकिन यूके के साथ जब हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं तो ये बहुत ही क्लियर है कि डीप हम कभी हो ही नहीं पाए रिलेशनशिप में. वी ऑलवेज हैव रिमेन कॉर्डियल बट नेवर डीप. तो अब हम इसको अपग्रेड कर रहे हैं टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सो दैट इन व्हाटएवर डोमेन वी बेसिकली एंगेज विद ईच अदर, वी विल ट्राई टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल.
कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया ऑलरेडी साइन कर चुकी है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ और यूएस के साथ। तो इसने कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करी है। So that is again a next level global strategic comprehensive global strategic partnership. So in the global arena as well, we are trying to level up our relations with the US, and that is a unique feature of the India's foreign policy in terms of bilateral relations. और बाकी कंट्रीज के साथ हमने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है। देन देयर वुड बी अ लाइसेंसिंग ऑफिसर इन दी आईएफसी, इंडियन फ्यूजन सेंटर, जो हमने देखा था मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए, जिसको अब कन्वर्ट कर दिया गया है टू दी नेशनल सेंटर फॉर मैरीटाइम अवेयरनेस। So till now it was basically the nodal point for the coordination and collection of intelligence for the Indian Navy. तो Indian Navy IFC का यूज करके मॉनिटर करती है, सर्वेलेंस करती है कोस्टल एक्टिविटीज को थ्रू इट्स ऑटोमेटिक और ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। उसको अब इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे एनहांस करने वाली है टू नेशनल सेंटर, इंटरनेशनल सेंटर फॉर मैरीटाइम अवेयरनेस। तो उसमें अब यूके अपना एक लाइसेंसिंग ऑफिसर डिप्लॉय करेगा ऑन परमानेंट बेसिस, ताकि इंडियन ओशियन में एक एक्टिव स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट इंश्योर करी जा सके बिटवीन इंडियन नेवी एंड दैट ऑफ रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन और यूके। तो ये कुछ पॉइंट्स इस आर्टिकल से सामने आते हैं। बाकी हमने कुछ यहाँ पे बैकग्राउंड स्टडी कर ली कि क्या यहाँ पे हमने पहले दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस रहा है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है ब्रिटेन के लिए और यूके कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, इसको फटाफट देखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे यहाँ पे। So what India gives to UK basically? So India is the second largest source of students. India provides second largest number of students to UK. Then India is the third largest investor in UK. Can you imagine India being the third largest investor in a particular country? Here is the case. India is the third largest investor in UK. And the companies of India are basically providing thousands of jobs in United Kingdom, that is in Britain. So it is a job creator in UK, specifically in sectors like telecom, technical sectors जिसमें IT भी आ जाएगा, and pharma chemicals. तो pharma chemicals ये चार sectors में इंडिया job creator है in the United Kingdom. India also provides or shares good कल्चर विथ यूके। तो कल्चर यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल पे शेयर करा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया हिस्टोरिक टाइज रह चुके हैं। दे आर वेल एक्वेंट विद आवर कल्चर, सो दे आर रेडिली एक्सेप्टिंग आवर क्यूजीन्स, they are readily accepting our religion, our entertainment, our films, our music, and because of that India is again exporting its culture to the United Kingdom. इसके अलावा यहाँ पे डायस्पोरा की भी बात कर लेते हैं लगे हाथ। सो डायस्पोरा ऑफ इंडिया इन यूके कॉन्स्टिट्यूट्स टू बी अराउंड 1.8% ऑफ द यूके पॉपुलेशन, जो बेसिकली 1.5 मिलियन के अराउंड है। तो ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपडेट नहीं करा है सिंस 2015, और आपको हर जगह यही डेटा मिलेगा, तो आप भी यही डेटा यूज करिएगा। 1.5 मिलियन इंडियन डायस्पोरा है एज ऑफ नाउ इन यूके, जो यूके में 6% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। So this diaspora is very much affluent both in the terms of its productivity and also in political influence. तो politically active and politically significant India का diaspora है in UK, an active participant in the economy and politics of UK. Indian diaspora plays a crucial role. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे भी आप नेगेटिव और एडवर्स इंप्लीकेशंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा को यूज कर सकते हैं, क्योंकि कई केसेस पहले ऐसे हुए हैं जहाँ पे इमिग्रेशन के केसेस में जो इंडियन ओरिजिन एमपीज हैं उन्होंने भी हार्श स्टैंड लिया है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट यूके, देन यूके से हमें डेफिनेटली टेक्नोलॉजी मिलती है, इट इज एन एडवांस्ड इकोनॉमी। नाउ सिंस दे आर टॉकिंग अबाउट ब्रेक्सिट, अदरवाइज वी वर getting a gateway from UK to the European Union as well. So we were using UK to further negotiate with the EU and FTA with the EU. As of now, अब हम क्या कर रहे हैं after Brexit? So Brexit will be concluded this year. After Brexit, we will have to firstly dehyphenate the policy. We will have to treat EU
differently from the United Kingdom, and this will definitely benefit to us or will be beneficial for us in some sense, as we are now talking about the free trade agreement with both the countries and region like European Union. यूरोपियन यूनियन के साथ हम बात कर रहे हैं with respect to bilateral trade and investment agreement, and with UK we are talking about FTA, जिसके रिस्पेक्ट में हमने अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है. अर्ली हार्वेस्ट इज बेसिकली you are trying to select certain sectors, certain commodities, and on experimental basis you are अप्लाइंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑन दोज थिंग्स, ताकि आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकें, आप इश्यूज फाइंड आउट कर सकें, एंड आफ्टर दैट यू कैन कम ऑन टू दी फाइनल एफटीए एग्रीमेंट. सो अर्ली हार्वेस्ट एक्ट्स एज अ प्रीकर्सर टू एफटीए. एफटीए साइन करने से पहले आप एक अर्ली हार्वेस्ट करते हैं ताकि आपको आइडिया लग सके कि क्या ये फीजिबल है या नहीं, किन प्रोडक्ट्स में फीजिबल है, कहां पे दिक्कत आ रही है, एंड अकॉर्डिंगली दोज थिंग्स आर रिजॉल्व एंड देन वी कंक्लूड फाइनल एफटीए. तो इसीलिए यूके के साथ वी आर इन दी कंक्लूडिंग स्टेज ऑफ अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम विच देन विल लीड टू एफटीए. तो टेक्नोलॉजी, एफटीए, तो ट्रेड कॉमर्स, यहाँ पे हमारे पास बहुत हाई स्कोप है इंक्रीज करने का. देन वी कैन गेट अ गुड जॉब मार्केट एज वेल, बिकॉज वी आर नॉट ओनली द जॉब क्रिएटर इन यूके बट इवन आर इंडियन रिसोर्सेज कैन गो देयर एंड कैन गेट हाई स्किल्ड जॉब्स इन यूके, बिकॉज यूके यूरोप में बेसिकली एजिंग की प्रॉब्लम है. The demography out there is now above 45 years. Average demography of these countries are above 45 years. तो उनके पास dependency ratio उनका increase हो गया है. So that can easily be resolved if Indian skilled professionals can go to UK. UK for India is 7th largest investor and 7% of FDI in India comes from UK, that is United Kingdom. We also have signed rupee denominated bonds जो हमारी करेंसी को फ्लक्चुएट होने से रोकते हैं. UK has been supporter of India in terms of UNSC reforms and permanent membership of India in the United States, United Nations Security Council. तो इन दोनों टर्म्स में यूनाइटेड किंगडम हमें सपोर्ट कर रहा है. Then we have good collaboration in the terms of climate change, जहाँ पे UK डेफिनेटली हमें लीड करता है, हमें गाइड करता है. एंड हमने कुछ टाइम में डिस्कस करा था कि यूनाइटेड किंगडम ने नेट न्यूट्रलिटी या जीरो एमिशन का टारगेट लॉन्च किया है. नाउ इंडिया कैन आल्सो रेप्लिकेट इट. यूके में बीएस नॉर्म्स चलते थे, भारत स्टेज नॉर्म्स, तो इंडिया ने भी वो नॉर्म्स स्टार्ट करे थे अर्ली 2000 में, एंड नाउ वी हैव स्विच्ड टू द भारत स्टेज 6 नॉर्म्स. तो ये सारी टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज, गवर्नेंस, ये हम यूके से आज भी काफी हद तक कॉपी करते हैं, replicate करते हैं, because it definitely has the expertise in that. Also UK is providing us the technology in urbanization and smart city schemes that we are trying to run. ये फ्रांस भी हमें हेल्प कर रहा है अर्बनाइजेशन में, कनाडा हमें हेल्प कर रहा है अर्बनाइजेशन में, एंड यूनाइटेड किंगडम भी हमें अर्बनाइजेशन में हेल्प कर रहा है, स्पेशली इन द सिटी कॉल्ड एज वाराणसी, जहां पे स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज looked after by the companies of यूनाइटेड किंगडम. तो कॉमन आपको देखने की चीजें मिलेंगी, जो भी एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं वो इंडिया में कैसे हेल्प करती हैं, कैसे वो इंडिया में रोल प्ले करती हैं, वो चीजें बेसिकली आपको कॉमन देखने को मिलेंगी. टेक्नोलॉजी, जॉब्स, देन ट्रेड एंड कॉमर्स, यूएनएससी एंड अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, ये कॉमन चीजें हैं. बस आपको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स लिख देने हैं, आपका काम हो जाएगा. जब आप फ्रांस की बात करेंगे अर्बनाइजेशन की, तो आपको चंडीगढ़, पौंडीचेरी, नागपुर ये लिखना है. यूके की बात करेंगे, आपको वाराणसी पता होना चाहिए. न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करेंगे तो आप फ्रांस में जातापुर लिखेंगे, यूके के केस में आप तारापुर पावर प्लांट लिख देंगे. तो तारापुर पावर प्लांट अगेन है टेक्नोलॉजी. डिफेंस में टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड कर रहा है, ये भी हमने देख लिया. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें हेल्प कर रहा है, ये हमने देख लिया. आर&डी में इंडिया को हेल्प कर रहा है, एएमआर में इंडिया के साथ रिसर्च कंडक्ट कर रहा है. सो इट बेसिकली इज प्रोवाइडिंग एक्सपर्टीज टू इंडिया इन ईच एंड एवरी मैनर इट कैन, जहां पे इंडिया बेसिकली लैक करता है. सो व्हाई दीज कंट्रीज नाउ नीड टू कम अप विद कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. कंटेम्पररी एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस, फर्स्ट वुड बी क्लाइमेट चेंज. ओके, सेकंड वुड बी ट्रांसनेशनल क्राइम्स. ट्रांसनेशनल क्राइम्स में क्या क्या आएगा? टेररिज्म आएगा,
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आएगा एंड साइबर अटैक्स आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है. ओके, then you will talk about growing health and related epidemics diseases like AMR, COVID-19 etc. zoonotic diseases. तो यहाँ पे हमें एक्सपर्टीज कहाँ से मिलेगी? यूके से मिलेगी. Then you can here also talk about maritime awareness or maritime security. UK has also been a supporter of free, open, inclusive and safe इंडियन ओशियन में यूके की भी टेरिटरीज हैं, लाइक चैगोस आइलैंड, लाइक डिएगो गार्शिया. तो उसके टेरिटरीज होने के कारण इट ऑल्सो एंजॉयज सब्सटैंशियल इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन लाइक इट वॉज एंजॉयड बाय फ्रांस. And the thing is that now we are equals. Now there is not a thing that we are a colony or it is a colonizer. We both have become equal. In fact, India is leading in terms of strategic engagements across the world, and so Britain has become dependent on India and wants the help or aid and assistance of India in order to come and और इन ऑर्डर टू एंश्योर फ्री, ओपन, सेफ, इंक्लूसिव इंडियन ओशियन. तो उसको इंडिया के साथ अब मैरीटाइम सिक्योरिटी इंश्योर करनी है. तो ये एक नया डोमेन जो फ्रांस के साथ भी ओपन हुआ है, ये यूके के साथ भी ओपन हुआ है डेफिनेटली. और इस रिस्पेक्ट में देयर इज an ongoing exercise between India and UK which is called as Ajaya Warrior. Ajaya Warrior, ये military exercise है between both the countries. Last thing that we will discuss about India-UK relation would be irritants, because ये important है, ये बताएंगे कि क्यों relations deep नहीं हो पाए. तो first thing out here is visa liberalization issue. Student exchange program में बहुत दिक्कत आई है इंडिया यूके के बीच में. Then there is a problem of low trade, or you can call it as an stagnant trade. ट्रेड बहुत ही ज्यादा stagnant है यहाँ पे. Third irritant has been China. Previously, Britain was not very much supportive of China. But since the change of the government, the new Prime Minister of Britain, UK, has supported China's BRI and has appreciated China for its BRI. But the good thing out here is that due to COVID-19 and due to Hong Kong security law that was recently passed by the China, Britain थोड़ा सा distance हो गया है from China. So this is a good thing for us as of now. Otherwise, China also has remained a very significant irritant between the relations out here. Then there has been a problem with respect to extradition of high net worth individuals like Vijay Mallya. Extradition process हमारा उतना expedient नहीं है. So this has been a major issue with respect to extradition of high net worth individuals. यहाँ पे example में आप लिख सकते हैं विजय माल्या. तो बिगेस्ट प्रॉब्लम, आप फिर से वापस क्रक्स पे आइए, कॉर्डियल बट नॉट डीप. नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट यू आर गोना ऐड इज बिकॉज ऑफ अनक्लियर स्ट्रेटेजी, वी डू नॉट नो व्हाट वी हैव टू डू विद दिस पर्टिकुलर रिलेशन. ना यूके को पता है कि वो इंडिया के साथ रिलेशन बना के क्या अचीव करना चाहता है, ना हमारे पास कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव है एज टू where we want to take this particular relation. Like US है, तो US के साथ हमें पता है that we want to align with the global superpower and increase our own strategic influence at least in the regional spheres. लेकिन यूके के साथ हमारा कोई भी एक पर्टिकुलर विजन नहीं है और ना ही यूके का हमारे साथ कोई पर्टिकुलर विजन है. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप वे फॉरवर्ड में मेंशन करोगे दैट वुड बी to come up with a strategic or with a particular categorical vision as to where you want to take this particular relation. आपको strategic terms में बढ़ाना है आगे, आपको economic terms में बढ़ाना है, science and tech terms में बढ़ाना है, या सिर्फ आपको historical baggage के कारण, traditional baggage के कारण इस relation को continue करना है. So this would be the best way forward according to me. And यहाँ पे आप इंडिया को definitely एक एडवांटेज प्रोवाइड करोगे दैट नाउ वी आर इक्वल्स. इसके अलावा इरिटेंट्स में एक और आप पॉइंट दे सकते हैं, मार्केट एक्सेस का बहुत बड़ा इरिटेंट है, दैट इज नॉन टैरिफ बैरियर. ये पूरे यूरोपियन यूनियन में बहुत बड़ा इशू है.
और वे फॉरवर्ड में आपको ब्रेक्सिट का भी मेंशन करना है, बिकॉज ब्रेक्सिट के बाद इंडिया की पॉलिसी यहाँ पे चेंज होने वाली है। इंडिया डीहाइफिनेट करेगा पॉलिसी को, बिकॉज ईयू के साथ मार्केट एक्सेस की और ज्यादा प्रॉब्लम है। ईयू के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर्विसेज लिबरलाइजेशन में। तो सर्विसेज में हम ट्रेड नहीं कर पाते हैं कहीं पर भी, लेकिन ईयू में हम और नहीं कर पाते हैं, बिकॉज अगेन वहां पे वीजा लिबरलाइजेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं। So UK is now more optimistic that we will allow more students to come in, we will allow more immigration, and we will make the policy of immigration equal to the non-EU members. तो EU के लिए जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वो हम इक्वलेंट बना देंगे टू द नॉन EU मेंबर्स। तो दिस विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया अभी तक यही डिसएडवांटेज के कारण इमिग्रेशन फैसिलिटेट नहीं कर पा रहा था। तो these some of the points are there that you can use it in way forward. The classes on an academy as live classes, that is the classes are on real time manner, which makes the environment of class very much interactive and engaging. You also get test series and doubt clearing sessions at regular intervals, जो ensure करते हैं कि आपका basically proper periodic assessment होता है and no gray area of yours is left to be touched upon during this preparation of yours of civil services examination. You can easily take down the Unacademy subscription by downloading Unacademy's learning app and installing it on a mobile phone. After that, you have to choose plus category and the category of the examination that you are preparing for. In our case, the category would be UPSC Civil Services Examination. You can choose any duration of the Unacademy subscription plan ranging from 1 month to up till 36 months, depending upon your own need and requirement. The recommended duration out here would be of 12 months, that is 49,500 rupees plan, on which you can avail extra 10% off if you use my code NAMAN, NAMAN, and the final price then would be reduced to 44,550. Yes, thank you all for your patient listening. Have a great day.